हेलो स्टूडेंट, लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पावर इंजीनियरिंग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये जो सब्जेक्ट है पावर इंजीनियरिंग, ये जो सब्जेक्ट है वो कोर सब्जेक्ट में से एक माना जाता है और इसका जो एडवांटेज है या इसका जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी वेरी इम्पोर्टेंट है। और दूसरा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हम लोग इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि अगर आप हायर क्लास में जाएंगे तो इस पावर इंजीनियरिंग में बेसिकली 3 अलग अलग सब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ है। एक तो है आपका इंटरनल कंबशन इंजन, जिसको कि आईसी इंजन के नाम से जाना जाता है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और तीसरा जो है वो हमारा आरएसी मतलब कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो आगे आने वाले जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसके लिए भी है, बीटेक में भी इम्पोर्टेंट है, हमारे एसएससी जेईई एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और भी अलग अलग जो मैकेनिकल के कंपटीशन एग्ज़ाम होंगे उसमें भी ये इम्पोर्टेंट है, और एज वेल एज कोर सब्जेक्ट है। तो इंटरव्यू में, किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। क्लियर है? तो इसलिए इस पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसका हम लोग बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करेंगे और उसके ऊपर एक कमांड लाने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास का जो डिस्कशन रहेगा वो हमारे जो मतलब कि जो 5th सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसका हम लोग ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पावर इंजीनियरिंग के बारे में। तो जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस किए कि ये जो पावर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है वो 3 अलग अलग सब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ है, और वो 3 अलग अलग सब्जेक्ट कौन कौन से हैं उसके नाम को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। देन हम लोग यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला जो है वो हमारा है क्या, इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन, या इसको शॉर्ट में आईसी इंजन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? इंटरनल कंबशन इंजन। जो दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसके अंदर हमें पढ़ना है वो है पावर प्लांट इंजीनियरिंग। और जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें एक यूनिट ही कवर करेंगे वो है हमारा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। क्लियर है? तो देखिए, पावर इंजीनियरिंग में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले, 3 सब्जेक्ट। एक इंटरनल कंबशन इंजन जिसको कि आईसी इंजन के नाम से जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। पावर प्लांट इंजीनियरिंग, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है क्योंकि ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर 100 नंबर का अगर मान लीजिए क्वेश्चन है तो 5 नंबर पावर प्लांट। क्यों? क्योंकि इसमें थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट भी ऐड रहते हैं। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट, बट ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं इस पावर इंजीनियरिंग में ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग 2 यूनिट कवर करेंगे, यूनिट 1 और यूनिट 2। पावर प्लांट इंजीनियरिंग में यूनिट 3 और यूनिट 4, मतलब इसमें भी हम लोग को 2 यूनिट पढ़ना है, और लास्ट में 1 यूनिट डेडिकेटेड है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंदर में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं यूनिट 1 में क्या क्या मेजर टॉपिक हैं और उसके अंदर हमें क्या क्या डिटेल में पढ़ना है, या आगे आने वाला जब भी हम लोग यूनिट 1 करेंगे तो वो तो डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ यूनिट 1 के बारे में। तो यूनिट 1 जो हमारा है वो है, उसका नाम ही है इंटरनल कंबशन इंजन, आईसी इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, तो ये जो इंटरनल कंबशन इंजन है इसमें जो हमारा जो पहला जो मेजर टॉपिक रहेगा वो रहेगा, हमें पावर साइकिल के बारे में पढ़ना होगा। क्लियर है? अब ये पावर साइकिल में कुछ साइकिल तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं और कुछ साइकिल नया जो होगा वो हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे कार्नोट साइकिल के बारे में। क्लियर है? वैसे रियल में तो कार्नोट साइकिल मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई भी पॉसिबल ही नहीं है किसी भी कंडीशन में कि हम कार्नोट साइकिल पे किसी भी इंजन को वर्क करा सके। तो वो एक आइडियल साइकिल होता है, लेकिन वो एक रेफरेंस होता है जिसके बेसिस पे हम लोग बाकी के साइकिल को कंपेयर करते हैं। तो इस पावर साइकिल में जो हमारा जो इंट्रोडक्शन रहेगा वो हम लोग कार्नोट साइकिल से स्टार्ट करेंगे। कार्नोट साइकिल से स्टार्ट करेंगे। अगर हम लोग इस कार्नोट साइकिल के बारे में थोड़ा सा देखें
तो अगर हम इसका पीबी डायग्राम देखें, देखिए जब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे तो दोनों बोथ पीबी एंड टीएस डायग्राम दोनों डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग केवल एक पीबी डायग्राम इसका देख लेते हैं। तो जो इसका पीबी डायग्राम है कुछ वो इस तरीके से होता है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4, तो ये जो दो साइकिल जो होता है, दो प्रोसेस होता है, ये वाला और ये वाला, ये होता है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट का यहाँ पे एडिशन होता है और यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट का रिडक्शन होता है। यानी कि प्रोसेस 1 से 2 एंड प्रोसेस 3 से 4 आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब कि वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। और जो प्रोसेस 2 to 3 एंड 4 to 1, ये जो दोनों प्रोसेस है ये एक्चुअली होता है रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहाँ पे लिख देते हैं रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, हमारा एक्सपांसन होता है यानी वर्क मिलता है और यहाँ पे कंप्रेशन होता है, वर्क हमें डिलीवर करना पड़ता है। तो जब हम यूनिट 1 लेंगे तब और डिटेल में हम लोग इसके बारे में, इस साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो हमारा जो इम्पोर्टेंट साइकिल है वो है हमारा ऑटो साइकिल। क्लियर है? अगर हम लोग ऑटो साइकिल का पीबी डायग्राम डिस्कस करें तो देखिए इसमें क्या होता है, ये भी मैं पहले डायग्राम बना लेते हैं देन इसको डिस्कस करते हैं। पीबी डायग्राम, इसमें प्रोसेस 1 2 3 4, ये जो पहला प्रोसेस होता है प्रोसेस 1 से 2, ये होता है एक्चुअली रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस। ये होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जहाँ पे हमें हीट ऐड करना पड़ता है। 3 से 4 एक्सपांसन होता है और 4 से 1 भी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लोग को हीट हम लोग रिजेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे liख देता हूँ प्रोसेस 1 से 2 एंड प्रोसेस 3 से 4, ये होता है हमारा रिवर्सिबल आइडियाबैटिक। पता दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं रिवर्सिबल आइडियाबैटिक। और जो प्रोसेस 2 to 3 होता है एंड प्रोसेस 4 से 1 होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है। तो ये हो गया हमारा ऑटो साइकिल। तीसरा जो इम्पोर्टेंट साइकिल रहेगा वो हमारा डीजल साइकिल। डीजल साइकिल में कुछ नहीं, यही सेम साइकिल रहता है, बट यहाँ पे जो हीट एडिशन हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे, उसके जगह पे वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे हीट का एडिशन किया जाता है। तो देखिए ये बस साइकिल ब्रीफ में ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जब हमारा यूनिट कंप्लीट होगा तब हम लोग और डिटेल में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस, ये 1 से लेके 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 4, 4 से 1। तो साइकिल इस तरीके से चलेगा। देखिए कभी भी साइकिल अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो वो पावर हमें देगा, और जब वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो वो पावर कंज्यूम करेगा। ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये है डीजल साइकिल, जहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे यहाँ पे हीट का एडिशन होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट का रिजेक्शन होता है। क्लियर है? जो चौथा इंपॉर्टेंट फिर साइकिल रहेगा वो रहेगा हमारा डुअल साइकिल। क्लियर है? डुअल साइकिल का डायग्राम क्या रहेगा वो भी हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। इसको रफ कर लेते हैं, स्पेस मिल जाएगा। जो डुअल साइकिल होता है तो यहाँ पे जो हमारा हीट एडिशन होता है वो पार्शली कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे होता है और पार्शली कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे होता है, और बाकी सारी प्रोसेस सेम होती है। जैसे प्रोसेस 1 से ले से 2 तक ये हो गया हमारा क्या, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस। यहाँ पे ये आधा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है और ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। इन दोनों पे पार्शली हीट का एडिशन होता है। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस 3 4 से 5, यहाँ पे एक्सपांसन होता है, वो देन अगेन रिवर्सिबल आइडियाबैटिक, और यहाँ पे हीट रिजेक्शन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। क्लियर है? तो ये हमारा होता है डुअल साइकिल के बारे में। और लास्ट साइकिल हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेटन साइकिल।
ब्रेटन साइकिल। अगर हम ब्रेटन साइकिल का पीवी, ये भी पीवी डायग्राम है, क्लियर है। अभी जितना भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो पीवी डायग्राम, जब हम लोग यूनिट स्टार्ट करेंगे तब हम लोग उसके पीवी डायग्राम एज वेल एज टीएस डायग्राम को भी डिस्कस कर लेंगे। तो अगर मैं ब्रेटन साइकिल का यहाँ पे अगर पीवी डायग्राम बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से होगा। इसमें 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होते हैं और उसके बाद जो 2 रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। तो इसमें जो होगा हमारा कि जो डायग्राम रहेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे कंबस्शन चेंबर में हीट का एडिशन होता है और यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे ही हीट का रिजेक्शन होता है। तो अगर मैं इसको प्रोसेस 1 से 2 मानूँ तो ये कंप्रेशन होता है जो कि रिवर्सिबल आइडियाबैटिक होता है, ठीक है। यहाँ पे हीट का एडिशन होता है और ये प्रोसेस 3 से लेके 4 तक टरबाइन में रिवर्सिबली आइडियाबैटिक एक्सपांसन होता है और यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे हीट रिजेक्शन होता है। तो इसको हम लोग डिटेल में जब गैस टरबाइन पढ़ेंगे तो उसमें ये पर्टिकुलर साइकिल का हमारा यूज आने वाला है। तो आपको ये 5 अलग अलग जो साइकिल हैं उसके बारे में हम लोग पीवी डायग्राम एक ब्रीफ में देखें। जब हम लोग एक सब्जेक्ट को जब ये टॉपिक आएंगे तो उसमें और डिटेल में पीवी और टीएस दोनों डायग्राम और इंपॉर्टेंस भी देखेंगे। तो ये पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया कि पावर साइकिल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो जो दूसरा जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा आईसी इंजन के बारे में। तो दूसरा जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो है हमारा इंटरनल आईसी इंजन के बारे में, क्लियर है। तो आईसी इंजन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जो आईसी इंजन का वर्किंग होता है तो देखिए इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले तो सक्शन होता है, मतलब कि जो इनलेट वाल्व वहाँ पे दिख रहा है वो ओपन होता है, वहाँ से एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो हमारे सिलेंडर का जो सिलेंडर का मतलब इंजन का जो सिलेंडर होता है वहाँ पे आते हैं। अब जैसे ही आता है मतलब सक्शन वाल्व ओपन होता है तो जो हमारा पिस्टन होता है वो टॉप डेड सेंटर पे होता है। अब ये टॉप डेड सेंटर क्या होता है जब यूनिट 1 आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वहाँ से लेके मतलब कि सबसे टॉप पोजीशन जो होता है ना पिस्टन का, जहाँ तक वो मैक्सिमम मूव कर सकता है वो होता है टॉप डेड सेंटर। और जहाँ सबसे लोवेस्ट पोजीशन जहाँ पे वो जाके वहाँ के बाद वो और नीचे नहीं जा सकता है वो होता है उसका बॉटम डेड सेंटर। तो सबसे पहले पिस्टन जो रहता है हमारा टॉप डेड सेंटर पे होता है। इनलेट वाल्व ओपन होता है तो वहाँ से एयर और फ्यूल का मिक्सचर हमारे सिलेंडर के अंदर में आता है। तो हमारा पिस्टन क्या हुआ, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे आया। अब क्या होता है जब बॉटम डेड सेंटर से अब हमारा जो इनलेट वाल्व होता है वो क्लोज हो जाता है। अब हमारा जो पिस्टन है मूव करता है बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन, जिसमें हमारा दोनों वाल्व जो रहता है वो क्लोज रहता है। अब क्या होता है कि वहाँ पे देखिए अगर वो स्पार्क इग्निशन इंजन है तो उसके ऊपर में एक फ्यूजिबल प्लग लगा हुआ रहता है, क्लियर है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि जो बाइक होता है तो उसमें कभी कभी स्टार्ट नहीं होता है तो हम लोग प्लग को निकाल के और साफ़ करते हैं कि कार्बन तो नहीं जमा है, वही होता है फ्यूजिबल प्लग। और अगर वो बस वाला मतलब कि डीजल इंजन है तो वहाँ पे फ्यूजिबल प्लग की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अभी देखिए तीसरा प्रोसेस क्या होता है हमारा, वहाँ पे जब कंप्रेशन एक बार हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर हो जाता है तो स्पार्क जनरेट होता है जो हमें एक्सपांसन दिलाता है। मतलब अब अगेन पिस्टन क्या करेगा, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आएगा और इस पर्टिकुलर साइकिल में हमें वर्क देगा। और एक बार जब हमें वर्क मिल जाएगा तो उससे हमारा व्हीकल आगे चलेंगे, कुछ एनर्जी जो बचे रहेंगे वो फ्लाईव्हील में जाके स्टोर हो जाएंगे और लास्ट में फिर हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाएगा और पूरे जो रिड्यूस गैसेज रहेंगी, रेसिड्यूल गैसेज, वो बाहर निकल जाएंगी। तो डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट में। बस स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा उसका वर्किंग हमने देखा आईसी इंजन का। तो इस पर्टिकुलर आईसी इंजन में हम लोग और क्या करेंगे, हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन कि कौन कौन के बेसिस पे आईसी इंजन का क्लासिफिकेशन होता है और इसका हम लोग वर्किंग देखेंगे।
अब क्लासिफिकेशन भी इसमें अलग अलग तरीके से किया जाता है, जैसे कि अगर पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, तो जो पेट्रोल इंजन होता है उसको एक्चुअली स्पार्क इग्निशन इंजन बोला जाता है और डीजल इंजन को हम लोग कंप्रेशन इग्निशन इंजन बोलते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक भी आईसी इंजन को क्लासीफाई किया जाता है कि 2 स्ट्रोक, आप लोग नाम सुने होंगे, 4 स्ट्रोक। तो ये क्या होता है, इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग यूनिट 1 में करेंगे। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक हमारा क्या हो गया, आईसी इंजन के क्लासिफिकेशन और उसके वर्किंग के बारे में हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट जो रहेगा वो हम लोग क्या करेंगे कि आईसी इंजन के जो कुछ कंपोनेंट होते हैं तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंपोनेंट ऑफ आईसी इंजन, अब वो कंपोनेंट में जैसे कार्बोरेटर हो गया, फ्यूल इंजेक्शन पंप हो गया, तो देखिए कार्बोरेटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये कार्बोरेटर का मेन पर्पज़ ये होता है कि जब सक्शन होता है तो सक्शन के समय में क्या होता है, हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो हमारे सिलेंडर में जाता है। तो उससे पहले क्या होता है कार्बोरेटर का काम कि वो एक प्रॉपर मिक्सचर तैयार करता है अकॉर्डिंग टू द लोड। अब ये जो लोड कैसे डिसाइड करता है, क्रैंक शाफ्ट से हमारा जो कार्बोरेटर का एक पंप होता है, जब कार्बोरेटर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल कोर्स ओवरव्यू में आप बस ये मतलब इसके बारे में जानिए कि ये एक प्रॉपर एयर फ्यूल मिक्सचर तैयार करता है अकॉर्डिंग टू लोड, कार्बोरेटर का काम हो गया। फ्यूल इंजेक्शन पंप क्या करता है कि नाम से ही क्लियर है कि फ्यूल इंजेक्शन, फ्यूल को इंजेक्ट करता है। और कौन सा फ्यूल इंजेक्ट करेगा, ये डीजल, क्योंकि वहाँ पे स्पार्क प्लग नहीं लगाता है। तो वहाँ पे क्या रहता है, इंजेक्शन पंप लगा रहता है कि जब बहुत ज़्यादा कंप्रेस हमारा एयर जो रहता है उसमें बहुत ड्रॉपलेट के फॉर्म में डीजल का छिड़काव किया जाता है और वो कंबशन होकर हमें मतलब कि मैक्सिमम एग्जॉस्ट एक्सपांसन प्रोवाइड करता है और उससे हमें पावर मिलता है। तो फ्यूल इंजेक्शन पंप भी जब हम लोग आएंगे यूनिट में तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो तीसरा जो हमारा हो गया कंपोनेंट ऑफ आईसी इंजन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट में इस यूनिट में जो एक और मेजर पॉइंट है वो है हमारा फ्यूल। तो अलग अलग जो जैसे पेट्रोल डीजल से कैसे अलग है, क्लियर है, इनका क्या क्लासिफिकेशन किया जाता है, इनको एक नंबर दिया जाता है, ऑक्टेन नंबर, सिटेन नंबर, तो वो भी हम लोग इस फ्यूल वाले टॉपिक में कवर कर लेंगे। तो मतलब आपको समझ में आ रहा है कि यूनिट 1 इंटरनल कंबशन इंजन, इसमें हम लोग सबसे पहले पावर साइकिल जो अलग अलग रहेंगे वो डिस्कस करेंगे। देन इंटरनल कंबशन इंजन का क्लासिफिकेशन, क्या उसका वर्किंग होता है उसको हम लोग देखेंगे। देन उसके जो मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, कार्बोरेटर हो गया और फ्यूल इंजेक्शन पंप हो गया, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी यहाँ पे आईसी इंजन में अलग अलग फिनोमेना होता है। जैसे आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि जब किसी का बाइक से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, क्लियर है, तो एक डिटोनेशन टर्म्स होता है, क्लियर है, तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, कभी कभी ये भी देखे होंगे। तो वो सारे चीज़ें जो ये जो टर्म्स रहेंगे अलग अलग, तो इस यूनिट में हम लोग कवर कर लेंगे। और लास्ट में फिर अलग अलग जो फ्यूल के क्लासिफिकेशन जो हम लोग आईसी इंजन में यूज करेंगे उसको हम लोग कवर करेंगे। तो ये एक ओवरव्यू रहेगा हमारा, या ओवरव्यू रहा हमारा यूनिट 1 का। और जब हम लोग यूनिट 1 जो पहला स्टार्ट करेंगे तो उसमें हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग यूनिट 2 डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यूनिट 2 के बारे में। तो देखिए जो यूनिट 2 हमारा रहने वाला है, इसमें हमारा 2 टॉपिक है। एक तो है हमारा क्या, इंजन टेस्टिंग एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। अब देखिए पहला टॉपिक अगर इंजन टेस्टिंग का हम लोग बात करें तो इस इंजन टेस्टिंग में
जैसे हमारा इंजन मान लीजिए कि एक बार हमने पूरा यूनिट 1 में कवर कर लिया कि आईसी इंजन कैसे वर्क करता है, क्या क्लासिफिकेशन होता है, क्या क्या उसके कंपोनेंट है, कौन कौन से उसके फ्यूल यूज़ किए जाते हैं ताकि मैक्सिमम इफ़िशिएंसी हमें प्रोवाइड हो। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि क्या जो हमारा इंजन है वो अच्छे से वर्क कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो उसमें हम लोग क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक के अंदर में इंजन का टेस्टिंग किया जाएगा कि जैसे एक बार हमारा जब इंजन वर्क करने लगता है तो उससे हमें कुछ पावर प्रोड्यूस होता है। तो जो पहला जो पावर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटेड पावर। फिर उसमें कुछ फ्रिक्शन के कारण जब लॉस हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक पावर। क्लियर है। फिर उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे कि जो एक रियल में एयर स्टैंडर्ड साइकिल है जैसे ऑटो साइकिल है, उसके कंपेयर में हमारा साइकिल का इफ़िशिएंसी कितना ज़्यादा है। हम लोग कंपेयर करेंगे कहाँ पे लॉसेज हो रहा है और उस लॉसेज को कहाँ पे हम कम कर सकते हैं। तो मतलब इंजन टेस्टिंग में हमें क्या क्या पढ़ना हुआ है अलग अलग टेस्टिंग में। सबसे पहले इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसका हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कौन सा पावर पढ़ेंगे, ब्रेक पावर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो हमारा इसमें रहेगा कि रिलेटिव थर्मल इफिशिएंसी क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रिलेटिव थर्मल इफिशिएंसी, इस रिलेटिव थर्मल इफिशिएंसी में कि मतलब कि ऑटो साइकिल जो है उसको आइडियल साइकिल बोला जाता है। अगर हम लोग स्पार्क इग्निशन इंजन का बात करें तो उसके कंपेयर में हमारा पेट्रोल इंजन किस हद तक उसका मुकाबला कर रहा है, किस हद तक इफिशिएंट है, वो हम लोग रिलेटिव थर्मल इफिशिएंसी में। वैसे ही डीजल इंजन का भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेजर जो टेस्ट होते हैं कुछ, एक होता है आपका मोटरिंग टेस्ट। मोटरिंग टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, मोर्स टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है। और लास्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जैसे मान लीजिए हम लोग फ्यूल यूज़ किए तो फ्यूल का कुछ कैलोरीफिक वैल्यू होगा, वो बर्न होगा तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगा। देन अब वो जो बर्न हुआ तो अल्टीमेटली कुछ पावर मिलेगा, कुछ एग्जॉस्ट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा, कुछ अगर उसके सराउंडिंग में कूलिंग कर रहे हैं तो कूलिंग के वाटर में चला जाएगा। तो अल्टीमेटली पूरा कितना पावर हमें मिलना चाहिए था, कितना मिला, उस पूरे का एक इंजीनियरिंग में होता है हीट बैलेंस शीट कि कितना हमने प्रोड्यूस किया, कितना पावर हमें मिल सकता था और कहाँ कहाँ लॉसेज हुआ और एट द एंड पे हमें क्या बच गया, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि हीट बैलेंस शीट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये इतना सारे टॉपिक्स, मेजर टॉपिक जो है वो हमें इंजन टेस्टिंग के अंदर में कवर कर रहे हैं। अब एक बार जब हमारा यूनिट 2 का पार्ट 1 इंजन टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, पॉल्यूशन कंट्रोल। क्लियर है। तो इस पॉल्यूशन कंट्रोल में हम लोग को क्या क्या पढ़ना रहेगा कि सबसे पहले कि जो हमारे पेट्रोल इंजन हो गए, डीजल इंजन हो गए, तो उसमें कौन कौन से मेजर जो हैं एग्जॉस्ट निकलते हैं। जैसे अगर कंप्लीट कंबस्शन नहीं हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, अगर उस पेट्रोल में लेड है तो लेड ऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। तो अलग अलग जो एग्जॉस्ट जो हैं पोल्यूटेंट, कौन कौन से पोल्यूटेंट है, पोल्यूटेंट फ्रॉम आईसी इंजन कौन कौन से हैं और इनका क्या क्या इफेक्ट हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, एंड इट्स इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट, एंड इट्स इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्या हो रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारे ग्रीन हाउस गैसेस को इंक्रीज़ करते हैं जिससे हमारा अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से अलग अलग जो हमारा स्मोग क्रिएट होता है। ठीक है। और कहीं ना कहीं ये आगे चल के
फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं जो हमारे शरीर के लिए तो हार्मफुल रहता ही रहता है, और इन्वायरमेंट, इवन प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है। तो इसके कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन क्योंकि ये हार्मफुल है तो हम लोग कैसे इसको कम कर सकते हैं। तो कम करने के लिए जैसे एक होता है कैटलिस्ट कन्वर्टर लगाया जाता है हमारे इंजन में कि एग्जॉस्ट कम से कम हो, तो उस कैटलिस्ट कन्वर्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कैटलिस्ट कन्वर्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस हमारे जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है तो वो एग्जॉस्ट का मिनिमम से मिनिमम हो तो अलग अलग नॉर्म्स लेके आती है। अब ये नॉर्म्स क्या होता है कि किसी तरीके से इंजन में इस तरीके से मॉडिफिकेशन किया जाए कि जो एग्जॉस्ट निकले वो मिनिमम से मिनिमम हो। अब उसके लिए इंजन का डिज़ाइन चेंज किया जाता है, उस इंजन के डिज़ाइन के साथ साथ कौन से फ्यूल यूज़ करना है उसको भी चेंज किया जाता है। जैसे अभी करेंट में हमारे यहाँ भारत स्टेज 4 नॉर्म्स जो है वो लागू है। अब सरकार उसको एक्सटेंड करके अब भारत नॉर्म 6 अप्लाई करना चाह रही है, अब 5th को नहीं लाना चाह रही है। अब क्योंकि इन्वायरमेंट लेवल इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है कि अब वो डायरेक्ट जंप कर रहा है कि अब हमें 6 को फॉलो करना है। तो जब 4th से हम लोग 6 में जंप करेंगे तो जो अभी जो एग्जॉस्ट हो रही होगी हमारे व्हीकल से वो 6 में कम होगी, बट उसके अकॉर्डिंग हमारा खर्चा भी बढ़ जाएगा क्योंकि इंजन डिजाइनिंग में जो ऑलरेडी व्हीकल बने हैं तो उनको टाइमलाइन दिया गया है कि आप जल्दी से परचेस करो। और फिर सरकार ने ये भी टाइमलाइन दिया हुआ है कि जो ऑलरेडी बिकी हुई हैं या जो ऑलरेडी चल रही हैं BS4 वाली व्हीकल उनको एक पर्टिकुलर आई थिंक शायद 2027 तक उसको भी कि 30 तक ऐसे कुछ टाइमलाइन है उसको भी ख़त्म करना है और पूरी तरीके से BS नॉर्म 6 में। तो मतलब जो नया गाड़ी आएगा अब BS नॉर्म 6 बन के हुए आएगा। तो ये BS नॉर्म 6 क्या होता है, 4 क्या होता है, 1 2 क्या होता है, वो सारा चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो मतलब हम लोग भारत स्टेज जो होता है जिसको शॉर्ट में BS बोला जाता है, इसके अलग अलग नॉर्म्स हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर में। तो मतलब यूनिट 2 में हमारा क्या क्या डिस्कशन रहने वाला है कि जो अलग अलग इंडिकेटेड पावर हो गया, ब्रेक पावर हो गया, रिलेटिव थर्मल इफिशिएंसी हो गया, थर्मल वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी हो गया, वो भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मोटरिंग टेस्ट क्या होता है, मोर्स टेस्ट क्या होता है, हीट बैलेंस शीट क्या होता है। तो ये जो मेजर जो जितने भी टॉपिक रहेंगे वो हम लोग कवर करेंगे इंजन टेस्टिंग के अंतर्गत। और पोल्यूशन कंट्रोल में कि व्हीकल से कौन कौन से मेजर पोल्यूटेंट निकल रहे हैं, उनका क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हैं और कैसे उसको कम कर सकते हैं। और साथ में जो गवर्नमेंट के द्वारा जो अलग अलग जो भारत स्टेज नॉर्म्स लाया जा रहा है जिसको शॉर्ट में BS बोल रहे हैं, ये क्या है इसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा यूनिट 2 का डिस्कशन। और इस तरीके से जब हम लोग यूनिट 1 और यूनिट 2 कवर कर लेंगे तो हमारा इंटरनल कंबशन इंजन वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और इससे हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए भी एक अच्छा एज मिलेगा। और कहीं भी अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो इनसे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं इफ़ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। क्लियर है, तो इसीलिए इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देन हम लोग आगे मूव करते हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग सेक्शन पे। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट डिस्कस करते हैं यूनिट 3 के बारे में कि यूनिट 3 में हमें क्या क्या मेजर पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो देखिए जो यूनिट 3 हमारा रहेगा, यहाँ से हमारा पावर प्लांट इंजीनियरिंग स्टार्ट हो जाएगा यूनिट 3 से। तो इसमें जो हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो एयर कंप्रेशन के ऊपर में रहेगा। एयर कंप्रेसर के ऊपर में टोटली रहने वाला है। तो इसमें जो हमारा रहेगा कि सबसे पहले कि कंप्रेसर का यूज़ क्यों किया जाता है और क्या क्या इसके क्लासिफिकेशन है कंप्रेसर का। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर, तो इसका एक्चुअली मेजर 2 क्लासिफिकेशन है। एक तो हमारा है रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, और दूसरा जो हमारा है वो रोटरी
रोटरी एयर कंप्रेसर। अब जो रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर है, स्क्रीन पे आपका दिख रहा होगा, इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग इसका एक ब्रीफ में देखें तो कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पे एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट रहता है, यहाँ पे एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट रहता है, ये मान लीजिए हमारा पिस्टन है, और यहाँ पे एक वाल्व दिया गया है और यहाँ पे एग्जॉस्ट दिया गया है। अब यहाँ से जो एयर है उसको सक किया जाता है। एयर को सक किया गया तो इनिशियली में ये जो हमारा इनलेट वाल्व है वो ओपन हो जाएगा। एयर को ये पिस्टन इधर की तरफ मूव किया तो एयर को सक करके इसमें लाया गया, फिर ये वाला वाल्व ओपन हो जाएगा। स्क्रीन पे आपका दिख रहा होगा इसका डायग्राम, और जब हमारा यूनिट आएगा तो और डिटेल में तो डिस्कस करेंगे ही। जब ये यहाँ तक चला गया तो दोनों वाल्व हमारे क्लोज हो जाएंगे। एयर को फिर क्या किया जाएगा, जब दोनों वाल्व क्लोज हो जाएंगे तो कंप्रेस किया जाएगा, बहुत हाई प्रेशर ऑब्टेन किया जाएगा, और जब हाई प्रेशर ऑब्टेन हो जाएगा तो ये वाल्व अपने आप खुल जाएगा और यहाँ पे जो हाई प्रेशर पे एयर को डिलीवर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा वर्क करता है। अगर हम लोग इसका टीएस डायग्राम देखें तो टीएस डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे सक्शन होता है, देन इसको कंप्रेस किया जाता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के द्वारा, देन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे इसको हम लोग डिलीवर कर देते हैं। डिलीवर मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे मतलब हाई प्रेशर पे एयर को डिलीवर कर दिया जाता है, ठीक है। और लास्ट में फिर इसका एक्सपांसन किया जाता है, क्योंकि देन अगेन यहाँ से यहाँ तक आ गया तो अब यहाँ अगर मूव करेगा तो देन अगेन इसी प्रोसेस को वो फॉलो करता है। तो ये जो दोनों प्रोसेस होते हैं ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पे वर्क करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है वो रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर वर्क करता है। जब यूनिट 3 आएंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसमें भी बहुत सिंगल स्टेज मल्टी स्टेज क्या होता है और इसके ऊपर क्या न्यूमेरिकल हैं वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। देन जो सेकेंड हमारा जो कंप्रेसर रहेगा वो रोटरी एयर कंप्रेसर। देन ये अगेन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस रोटरी एयर कंप्रेसर में जो मेजर होता है वो सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर होता है तो इसमें होता क्या है, स्क्रीन पे आपका ये डायग्राम दिख रहा होगा कि उसमें जो एक आई होता है, सबसे पहले तो एक शाफ्ट होता है, शाफ्ट के ऊपर में एक इम्पेलर लगे हुए हैं जिसको हम लोग ब्लेड बोलते हैं। ये क्या करता है, एयर को अपने तरफ सक करता है। अब ये जो ब्लेड जो है वो बहुत तेज़ी से रोटेट करता है, तो जब रोटेट करता है और एयर को अपने तरफ सक करता है तो कहीं ना कहीं जो एयर रहेगा इसके ब्लेड के अंदर में ट्रैप हो जाते हैं, उसके कारण हमारा एयर का जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाता है। और जब एक बार एयर का वेलोसिटी क्यों बढ़ गया, क्योंकि जब ये रोटेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण अल्टीमेटली क्या हो जाता है, एयर का टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। फिर लास्ट में एक डिफ्यूज़र लगा दिया जाता है कि जो बढ़ा हुआ जो काइनेटिक एनर्जी है इस पर्टिकुलर एयर का वो पूरी तरीके से प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है, और देन वो प्रेशर जो है वो हाई प्रेशर पे डिलीवर कर दिया जाता है। तो अल्टीमेटली कंप्रेसर का पर्पज़ वही रहता है कि हमें एयर जो है वो हाई प्रेशर पे ऑब्टेन हो सके। तो इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट के द्वारा हम हाई प्रेशर को ऑब्टेन करते हैं। तो जब ये यूनिट आएगा तो उसका हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे, प्लस इसके ऊपर न्यूमेरिकल तो बनते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं दिया हुआ है, तो ठीक है न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कैसे होता है उसके बारे में हम लोग इस यूनिट 3 में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो बस ये जो यूनिट 3 है वो बेसिकली डेडिकेटेड है एयर कंप्रेसर के ऊपर में, इन दोनों का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और इसके ऊपर में न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेंगे, और इसमें भी 1-2 न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 2 वो सिलेबस में हमारा मेंशन स्पेशली मेंशन है कि नो न्यूमेरिकल, बट हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा यूनिट 3 जो है वो कंप्रेसर वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग मूव करते हैं यूनिट 4 की तरफ। तो जो यूनिट 4 है वो भी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसमें हम लोग मेनली गैस टरबाइन और हमारा जो टर्बोजेट होता है उसके बारे में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी नॉलेज रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं यूनिट 4 के बारे में। इसमें हमें पढ़ना है गैस टरबाइन के बारे में,
जो कि ब्रेटन साइकिल के ऊपर में वर्क करता है, एंड जेट प्रोपल्शन के बारे में। जेट प्रोपल्शन के बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा। तो जो पहला जो हमारा रहेगा कि हम लोग गैस टरबाइन क्या होता है और इसका क्या क्लासिफिकेशन होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो जो गैस जो टरबाइन होता है ये बेसिकली हमारे कार्नोट इंजन के ऊपर ब्रेटन साइकिल के ऊपर में वर्क करता है। अगर हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम देखें गैस टरबाइन का तो कुछ इस तरीके से होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे होता है कंप्रेसर, फिर यहाँ पे होता है हमारा, एक बार जब एयर को हम कंप्रेस कर लेते हैं तो यहाँ पे होता है हमारा कंबस्शन चेम्बर। ये होता है हमारा कंबस्शन चेम्बर, जहाँ पे फ्यूल और एयर को बर्न किया जाता है। देन यहाँ पे होता है हमारा टरबाइन, जहाँ पे फ्यूल एयर मिक्सचर जो यहाँ पे बर्न हुआ है उससे टरबाइन को एक्सपांड किया जाता है, पावर प्रोड्यूस हो। और लास्ट में होता है हमारा कंडेंसर। क्लियर है। और अगर हम लोग इसका पीवी डायग्राम देखें तो पीवी डायग्राम कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ये होता है हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जहाँ पे हीट का एडिशन होता है, ये एक्सपांसन होता है, यहाँ पे हीट रिजेक्शन होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे, और ये कंप्रेशन होता है। तो 1 2 3 4 ये प्रोसेस होता है। तो हम लोग इसके बारे में क्लासिफिकेशन देखेंगे गैस टरबाइन के बारे में। ये ब्लॉक डायग्राम तो हो गया, बाकी जब डिटेल में आएंगे तो एक एक कंपोनेंट के बारे में और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग और गैस टरबाइन में क्या क्या पढ़ेंगे कि कैसे हम गैस टरबाइन के इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें अलग अलग कंपोनेंट को ऐड करना पड़ता है या मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो इसमें में हम लोग और डिस्कस कर लेंगे कि जैसे होता है रीहीटिंग, एक होता है रीहीटिंग। क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। अल्टीमेटली क्या होता है कि जब टरबाइन में एक्सपांड किया जाता है तो पूरी तरीके से एक्सपांड ना करके हाफ एक्सपांड किया जाता है, फिर उसको कंबशन चैम्बर में भेज दिया जाता है, तो उसका और टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसको फिर से जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो देन अगेन एक्सपांड किया जाता है, तो उससे हमारा पावर आउटपुट बढ़ जाता है। तो वो होता है रीहीटिंग। डिटेल में विथ टीएस डायग्राम, पीवी डायग्राम यूनिट 4 में डिस्कस करेंगे। एक होता है इंटरकूलिंग और होता है एक रीजनरेशन। तो अभी के लिए फ़िलहाल ये टर्म्स बस इम्पोर्टेंट आप लोग याद रखिए, बाकी जब वो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे तो डिटेल में डिस्कस तो कर ही लेंगे। तो ये रहेगा हमारा गैस टरबाइन के अंदर उसका क्या क्लासिफिकेशन होता है, उसका वर्किंग क्या होता है, क्या उसका ब्लॉक डायग्राम रहेगा, टीएस डायग्राम, पीवी डायग्राम, और ये जो अलग अलग रीहीटिंग प्रोसेस, इंटरकूलिंग, रीजनरेशन, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जो दूसरा मेजर जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा जेट प्रपल्सन के बारे में। तो जेट प्रपल्सन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टर्बो जेट के बारे में। तो देखिए टर्बो जेट में आपके स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा होगा, टर्बो जेट में क्या होता है, जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें टर्बो जेट का यूज़ किया जाता है। तो टर्बो जेट में क्या रहता है, इनिशियल में एक फ़ैन लगा रहता है, वो फैन क्या करता है, एयर को सक करता है। जैसे ही एयर को एक बार वो फैन सक कर लेता है तो एक कंप्रेसर लगा हुआ रहता है। कंप्रेसर का काम क्या रहेगा, वो एयर को जो सक किया है उसके प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। एक बार जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो ये एयर कंबस्शन चेम्बर में जाता है। कंबस्शन चेम्बर में ये कंप्रेस एयर और फ्यूल को बर्न कराया जाता है। और जब ये बर्न हो जाता है तब इसको टरबाइन में एक्सपांड किया जाता है, वहाँ से हमें पावर आउटपुट मिलता है, और यही पावर आउटपुट अल्टीमेटली हमारे कंप्रेसर और फैन को मूव कराने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
और लास्ट में जब एक टरबाइन से जो हमारी हॉट गैसेस एग्जॉस्ट होती है उसको नोजल से पास कराया जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे न्यूटन्स के थर्ड लॉ कि एवरी एक्शन हैज़ अपोजिट रिएक्शन। तो जब वो बहुत तेज़ी से जब हमारा गैस बाहर की तरफ नोजल से एक्सपांड होता है तो अल्टीमेटली अगर इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है, बहुत तेज़ी से अगर एक्सपांड होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक थ्रस्ट मिलेगा और उसी थ्रस्ट के कारण हमारा जो एयरक्राफ्ट होता है वो बहुत तेज़ी से आगे मूव करता है। तो मतलब ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ के प्रिंसिपल के ऊपर में ये जेट प्रोपल्सन काम कर रहते हैं। तो इसके टर्बोजेट के स्क्रीन पे आप लोग देखे होंगे कि किस तरीके का उसके कंपोनेंट है, और बाकी डिटेल में जब हम लोग यूनिट 4 में आएंगे तो वर्किंग देखेंगे, लिख भी लेंगे और अच्छे से और समझेंगे। इस टर्बोजेट में एक चीज़ और हम लोग डिस्कस करेंगे, रैम जेट के बारे में। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे रैम जेट टर्बोजेट से अलग है। तो अगर स्क्रीन पे आप लोग रैम जेट का अगर देख रहे होंगे तो इसमें क्या होता है कि अलग से फैन और जो कंप्रेसर जो टर्बोजेट में स्टार्टिंग में लगे हुए हैं वो नहीं रहता है, उसके लिए एक अलग से एक डिफ्यूज टाइप का एक सेक्शन बना हुआ है। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि हमारे एयरक्राफ्ट का जो वेट होता है इस कंप्रेसर और टर्बोफैन से न होने से घट जाते हैं, और इसके कारण क्या हो जाता है, और प्लस जो जो सेक्शन जिस तरीके से आप लोग देखेंगे कि एक डाइवर्जिंग सेक्शन है, तो जितना कंप्रेसर नहीं कर पाता है रैमजेट में उससे ज़्यादा कंप्रेशन हमें देखने को मिलता है। दो इससे कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं कि जब हमारा व्हीकल नीचे से जस्ट मूव करेगा उस समय वो रैमजेट काम नहीं करता है। जब एक बार वो एयर में चले जाता है और बहुत ज़्यादा स्पीड ऑब्टेन कर लेता है तब रैमजेट इंजन का वर्किंग स्टार्ट होता है। तो डिटेल में क्या इसके ऊपर एक और होता है, स्क्रैम जेट होता है, वो तो और भी सुपरसोनिक स्पीड से वर्क करता है। जो फाइटर जेट हो जाए, जैसे रफाल हो गया जो अभी आया हुआ है, उसमें स्क्रैम जेट का यूज़ होता है। तो ये सब क्या होता है, इनका क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, वो हम लोग इस टॉपिक में जेट प्रोपल्सन में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो मेजर टॉपिक रहेंगे हमारे यूनिट 4 के अंदर में रहने वाले हैं। अब हम लोग लास्ट में जो लास्ट सेगमेंट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग अपना लास्ट जो यूनिट है, लास्ट सेगमेंट जो है आरएसी जो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, उसके में हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए है तो ये बहुत बड़ा एक अलग ही सब्जेक्ट है, बट हमें इस पर्टिकुलर यूनिट में एक बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेना है। तो यूनिट 5 में हमें पढ़ना है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो देखिए जी, ये जो वर्ड होता है रेफ्रिजरेशन का मतलब ही होता है कि एक गिवन स्पेस पे किसी तरीके से हम लोग हीट को रिमूव करें, और हीट को रिमूव करके उस प्लेस को या इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमें कूल करने का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। मतलब रेफ्रिजरेशन का मेन मीनिंग अगर देखा जाए तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर स्पेस के टेम्परेचर को कम करना, और वो टेम्परेचर को कम कैसे कर सकते हैं, बाय रिमूविंग द हीट। जैसे हमारा फ्रीज होता है, तो फ्रीज के अंदर में जो रेफ्रिजरेटर हम लोग घर में यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर में मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि जो भी प्रोडक्ट को रखें वो ठंडा बना रहा है। एयर कंडीशनिंग जो एसी रहता है उसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि सराउंडिंग स्पेस को और के कंपेयर में एक प्रॉपर ह्यूमिडिटी मेंटेन करना और साथ में कूलिंग भी प्रोवाइड करना रहता है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन में मेन हम लोग ये डील करने वाले हैं कि रेफ्रिजरेशन कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कौन से साइकिल पे वर्क करता है, और इसको हमारा मेन अलग अलग टर्म्स आएगा। जैसे 1 टन रेफ्रिजरेशन, आप अगर जाएंगे मार्केट में तो आप बोलेंगे कि हमें एसी चाहिए, तो वो पूछेगा कितने टन का चाहिए, तो 1 टन रेफ्रिजरेशन चाहिए। COP क्या होता है, ये सारे टर्म्स हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। जैसे COP क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, 1 टन का मतलब टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मीनिंग क्या होता है, ये बेसिक कंसेप्ट एक बार डिस्कस कर लेंगे। देन ये जो हमारा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है वो कौन से साइकिल पे वर्क करता है, तो वेपर कंप्रेशन
साइकिल के ऊपर में वर्क करता है। और इस वेपर कंप्रेशन साइकिल में भी एक इम्पॉर्टेंट साइकिल होता है VCR, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेंट साइकिल, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, शॉर्ट में VCR साइकिल के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर है? स्क्रीन के ऊपर में आपका VCR दिख रहा होगा साइकिल। इसमें सबसे नीचे में रहता है इवोपोरेटर। इवोपोरेटर का काम क्या रहता है, जैसे हम लोग फ्रिज गए एग्जाम्पल लें, तो फ्रिज में इवोपोरेटर क्या करता है, जो भी आप प्रोडक्ट रखेंगे, फ्रूट रखेंगे, वेजिटेबल रखेंगे, स्वीट्स रखेंगे, तो रेफ्रिजरेट जो इवोपोरेटर रहेगा उसमें कूलिंग कॉइल, जो हमारा जो फ्रिज का जो पार्ट रहता है पीछे में, वहाँ पे कूलिंग कॉइल लगे हुए रहते हैं, उसमें हमारा रेफ्रिजरेंट मूव करते रहता है, रेफ्रिजरेंट जिसका कि टेम्परेचर लो रहता है। तो अब क्या करता है कि इवोपोरेटर जो है वो कूलिंग कॉइल का जो है वही इवोपोरेटर होता है। ये क्या करता है, हमारे जो भी प्रोडक्ट हम लोग रखेंगे फ्रिज में, उससे हीट को वो सक कर लेता है। फिर उसके बाद आगे में कंप्रेसर लगा हुआ रहता है। कहीं अगर कबाड़ी वाले के पास जाएंगे और अगर वो बना रहा होगा, या फिर किसी शॉप में जाइएगा जहाँ पर रेफ्रिजरेटर या फ्रिज बनता है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एक कंप्रेसर लगा रहता है। वो कंप्रेसर क्या करता है, उस रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है। फिर फ्रिज के पीछे में आप देखेंगे कि कुछ कूलिंग कॉइल लगा रहता है, कुछ कॉइल टाइप से बाहर में अवसर हो रहता है, वो एक्चुअली कंडेंसर रहता है। वो क्या करता है, हीट को रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में। और उसके बाद फिर एक एक्सपांसन वाल्व लगा रहता है। तो जो यूनिट आएगा तो उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग को ये यूनिट देखिए, आप IC इंजन आप चाहें तो इसको पढ़ने के लिए आप यहाँ इवन एक बार जो मैकेनिक्स होते हैं वहाँ पे आप जाके देखिएगा, बहुत सारे आपको कंपोनेंट समझ में आएंगे कि कैसे क्या क्या होते हैं। देखिए क्यूरोसिटी के ऊपर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेगी। थ्योरेटिकल पोर्शन का अपना खुद का एक डिसएडवांटेज होता है, प्रैक्टिकल का अपना एक अलग ही एडवांटेज होता है। तो अगर आप जब भी ये सब्जेक्ट ऐसा कुछ पढ़ते हैं तो आप फिजिकली उसको ऑब्जर्व अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे यहाँ पे बनता है कोई भी प्रोडक्ट, तो वहाँ पे जाके आप एक बार देखा करिए कि क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो कुछ क्यूरियोसिटी तो ज़रूर ही आएंगे। बाकी हम लोग कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट में वो फील दिलाने की। तो वेपर कंप्रेशन साइकिल में मेनली जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेंट साइकिल है उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर देखा ही होगा कि इवोपोरेटर होता है, कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है और लास्ट में फिर एक्सपांसन वाल्व होता है। तो एक बार जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग मूव करेंगे एयर कंडीशनिंग। बट एयर कंडीशनिंग में मूव करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एयर की अलग अलग क्या प्रॉपर्टी होती है। ये सारे प्रॉपर्टी हम लोग एक साइकोमेट्रिक होता है उसमें हम लोग पढ़ते हैं। साइकोमेट्रिक प्रोसेस, तो ये साइकोमेट्रिक प्रोसेस में रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है, ठीक है, अलग अलग एयर की क्या क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट के या साइकोमेट्रिक प्रोसेस के अंदर में कवर करेंगे। और जब एक बार हमारा साइकोमेट्रिक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग एयर कंडीशनिंग का एक इंट्रोडक्शन लेंगे। तो देखिए केवल इंट्रोडक्शन लेना है कि मतलब कैसे वर्क करता है और ज़्यादा डिटेल में जाना ही नहीं है, ठीक है। तो उसका फिर हम लोग एक इंट्रोडक्शन टू AC एयर कंडीशनर, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और एक बार जब ये सारे टॉपिक कंप्लीट हम लोग कर लेंगे तो यूनिट 5 हमारा ऑलमोस्ट क्या यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगा, सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो टोटल 5 यूनिट रहने वाले हैं। 2 यूनिट IC इंजन के हमें पढ़ने हैं, 2 यूनिट पावर प्लांट के पढ़ने हैं और 1 यूनिट RAC के पढ़ने हैं। ये एग्ज़ाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इसके सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छे से डिटेल में विथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एज लेते हुए हम लोग इसके सिलेबस को और उसके क्वेश्चन भी साथ में डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। सो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट 1 से मिलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।